जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जनरल स्टडीज एमसीक्यू फॉर सीजीएल मेंस सीएचएसएल और एसएससी जीडी। दोस्तों ये सेट नंबर 6 है। सेट नंबर 5 मैंने सेट अपलोड किए हैं सीजीएल मेंस। इससे पहले मैंने जीडी की सीरीज 50 सेट मैंने एसएससी जीडी के अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से आके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन भरे सेशन होते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो भी प्रश्न इसमें इंक्लूड है उनके बारे में बहुत कुछ जानने को आपको मिले। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। इन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्या कहा गया है पहले प्रश्न में, बजट घाटा कब होता है। दोस्तों बजट घाटा कब होता है ये हमें बताना है। दोस्तों घाटा मतलब क्या, घाटा मतलब होता है कमी। अगर आपसे सिंपली कहें तो घाटा मतलब क्या, कमी, नुकसान उठाना। दोस्तों घाटा कब होगा, जब सरकार के पास राजस्व खर्च आय कम हो, सरकार की आय कम हो और खर्चा ज़्यादा हो, तभी तो घाटा होता है। तो आय को कम होना है और खर्चा ज़्यादा होना है, तब होगा हमारा घाटा। तो यहाँ पे देख लें ऑप्शन में, सरकार के पास उपलब्ध राजस्व से कम खर्चा। दोस्तों खर्चा तो अधिक होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखें, उसके बाद में आपका सरकार के उपलब्ध राजस्व के निर्धारित न्यूनतम के खर्च पर, ये भी गलत है दोस्तों। सरकार के उपलब्ध राजस्व के बराबर खर्चे पर बराबर होगा तो घाटा हो ही नहीं सकता। उसके बाद में सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर, हाँ यही सही है दोस्तों। यदि सरकार के पास जो उपलब्ध राजस्व है उससे खर्चा अधिक है तो हमें घाटा होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। बजट घाटा कब होता है, जब राजस्व की तुलना में खर्चा अधिक हो, तब होता है हमारा बजट घाटा। दोस्तों हम बात करें पहले बजट की। दोस्तों बजट किस भाषा का शब्द है, तो बजट जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये भी आप याद रखना। और बजट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्लियर दोस्तों, चलिए। अच्छा, क्या हमारे संविधान में बजट शब्द जैसी कोई शब्दावली है, तो नहीं दोस्तों, हमारे संविधान में बजट शब्द के जैसी कोई भी शब्दावली यूज नहीं की गई। फिर आर्टिकल 112 तो कहता है कि बजट है। दोस्तों आर्टिकल 112 में बजट को क्या कहा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया बजट को, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ये कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। बजट जो होता है दोस्तों, ये भारत की जो राजकोषीय नीति है, जो सरकार की राजकोषीय नीति है उसका हिस्सा होता है। अब आप कहोगे सर राजकोषीय नीति क्या होती है। दोस्तों राजकोषीय नीति का मतलब है कि सरकार के आय और व्यय की जो नीति है, आय और व्यय की नीति राजकोषीय नीति कहलाती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में, पहले मैं सिंपली बताता हूँ कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था। दोस्तों भारत में पहला बजट किसने पेश किया, जब भारत गुलाम था तब की बात बता रहा हूँ। तो 1860 में, 1860 में एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे उस टाइम के, वो थे आपके जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बजट का जनक कौन है भारत में, दोस्तों जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट का जनक माना जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत का पहला बजट था ये किसने पेश किया। दोस्तों आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के बाद जो पहला बजट था वो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, इनका नाम था आर के सनमुखम चेट्टी। आर के सनमुखम चेट्टी, ये स्वतंत्र भारत में जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें वित्त मंत्री थे। तो आर के सनमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 में, डेट थी आपकी 26 नवंबर 1947 में भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। क्लियर हुआ। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जवाब होगा आर के सनमुखम चेट्टी। क्लियर हुआ। चलिए अच्छा दोस्तों, क्या भारत में कभी पेपरलेस बजट पेश किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, दोस्तों आप याद रखना 1 फरवरी 2021 को भारत में पेपरलेस बजट पेश किया गया। और निर्मला सीतारमण, निर्मला ताई, ये जो है निर्मला सीतारमण, ये भारत के इतिहास में पहली वित्त मंत्री है जिसने पेपरलेस बजट पेश किया था। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, दोस्तों आपको बताना है कि रेल बजट प्लस केंद्रीय बजट, ये दोनों एक साथ जो थे
मतलब पेश किए जाते थे। तो आपको बताना है कौन सी समिति की सिफारिश पर रेल बजट और केंद्रीय बजट एक साथ साथ पेश किए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। वो कौन सी कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी कि रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ में पेश किया जाए। तो क्लियर हुआ। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो घाटा आप याद रखिएगा, जब राजस्व कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो घाटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नट, जो नट होते हैं आपके कलाबाज आपने देखे होंगे। तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। दोस्तों तनी रस्सी पर जो व्यक्ति चलता है वो भौतिकी के किस नियम का पालन करता है, हमें बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो न्यूटन की गति के नियमों का पालन करता है। ऑप्शन बी, न्यूटन की गति के नियम का पालन करता है। तनी रस्सी पर चलने वाला जो कलाबाज होता है, जो नट होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन कौन से देश के थे, न्यूटन कौन से देश के थे, ऑस्ट्रिया के थे। कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रखिएगा कि न्यूटन कौन से देश के थे, ऑस्ट्रिया के थे। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया, भारत के किस राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। दोस्तों आदि शंकराचार्य का जन्म ये किस राज्य में हुआ, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो केरल में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और केरल के कौन से गांव में हुआ था, कलाड़ी। दोस्तों केरल के कलाड़ी नामक गांव में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और आदि शंकराचार्य ये शिव के उपासक हैं, शिव को मानते हैं और ये अद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं। ये भी आप याद रखना। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, आदि शंकराचार्य अद्वैत जो दर्शन है इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो शंकराचार्य हैं इन्होंने भारत में जो 4 शक्तिपीठों की स्थापना की थी वो कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों भारत में 4 अलग अलग दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 अलग अलग दिशाओं में इन्होंने शक्तिपीठों की स्थापना की। अगर मैं बात करूं उत्तर में, तो दोस्तों उत्तर में केदारनाथ जो ज्योतिर्मठ है, केदारनाथ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। ये भी आप याद रखें। पूरब की बात करूं तो पुरी में, और दक्षिण की बात करूं तो रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है वहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना की थी। और पश्चिम की बात करूं द्वारका। तो भारत में जो 4 धाम हैं बड़े वो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए। उत्तर में केदारनाथ, पूरब में पुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आदि शंकराचार्य गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आदि शंकराचार्य के नाम पर जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है, तो ओंकारेश्वर में है। और दोस्तों इनका एक ग्रंथ भी आपको याद रखना है। आदि शंकराचार्य का ग्रंथ है वह आपका सौंदर्य लहरी ग्रंथ किसने लिखा, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा सौंदर्य लहरी ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो शंकराचार्य है इनकी समाधि केदारनाथ में ही है। देख सकते हैं आपके आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के एक महान संत हुए और इन्होंने भारत की 4 अलग दिशाओं में 4 शक्तिपीठों की स्थापना की। बद्रीनाथ की स्थापना की थी। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जगन्नाथ टेम्पल मतलब पुरी, रामेश्वरम टेम्पल, द्वारका टेम्पल। तो ये 4 शक्तिपीठों की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखिएगा। और दोस्तों शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, केरल। दोस्तों केरल को भारत का क्या कहा जाता है, स्पाइस गार्डन कहा जाता है। भारत में स्पाइस गार्डन किसे कहा गया, केरल को। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु, इसका नया साल क्या कहलाता है, पुथांडु। तमिलनाडु का नया साल क्या है, पुथांडु। और यहाँ का एक त्यौहार और याद रखना, थाईपूसम त्यौहार। और एक पोंगल भी याद रखिएगा। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करूँ दोस्तों, तो कर्नाटक में शिवा समुद्रम जलप्रपात भी है। शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये आप याद रखिएगा। और कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। और नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। नागरहोल टाइगर कर्नाटक, याद रखना। यहाँ पे लिखा है दोस्तों महाराष्ट्र का एक डांस याद रखना, लावणी डांस कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और लोनार झील भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में लोनार झील भी है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों महाराष्ट्र में ना एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो महाराष्ट्र है ये भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी करता है। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का नया साल क्या है, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का नया साल क्या है, महाराष्ट्र का नया साल गुड़ी पड़वा कहलाता है। महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है पोला, और पोला में बैलों की पूजा की जाती है।
पोला फेस्टिवल में किसकी पूजा होती है? बैल की पूजा होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नवलखा पैलेस ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो सही जवाब है आपका बिहार। सही जवाब क्या होगा? नवलखा पैलेस ये बिहार में है। और ये जो नवलखा पैलेस है ना, ये दरभंगा के एक महाराजा थे रामेश्वर, दरभंगा के राजा रामेश्वर का जो महल है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। और बिहार के 2 डांस याद रखना, एक जटा जटिन पूछता है आपके एग्जाम में, जटा जटिन, और एक पूछेगा विदेशिया। जटा जटिन और विदेशिया किस राज्य के डांस हैं? बिहार के डांस हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? वो बिहार में होती है। और बिहार में गुफा याद रखना, बारबर की गुफा या बराबर की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो बराबर की गुफा दोस्तों ये बिहार में है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ का राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार का राज्यपाल कौन है अभी के लिए? तो वह आपका फागू चौहान, ये भी आप याद रखें। दोस्तों बिहार में ना एक चीज़ और याद रखनी है, विक्रमशिला बौद्ध विहार या विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी ये भारत में पहली डॉल्फिन सेंचुरी बनी है। तो ये कहाँ पे बनी है? आपकी बिहार में। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिहार। और बिहार की सरकार ने हर घर गंगा जल योजना भी शुरू की है, ये भी आप याद रखना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो बिहार है इसमें भी एक चीज़ और हुई थी, कैमूर टाइगर रिजर्व बनेगा। तो कैमूर टाइगर रिजर्व बनेगा बिहार में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पर है? तो खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में मिलेगा 64 योगिनी मंदिर। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, और पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना माइंस या पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में है ये, और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं भी आप याद रखना, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? दोस्तों बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, ये भी आप याद रखें। मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, और अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक चीज़ और याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलते हैं? टाइगर, तो वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस राज्य में होती है? तो मध्य प्रदेश में, ये भी आप याद रखना। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने MBBS की पढ़ाई हिंदी माध्यम में शुरू की है। MBBS की हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी आप याद रखें। पश्चिम बंगाल की बात करूं, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल है CB आनंद बोस। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की एक योजना याद रखना जिसका नाम है द्वारे राशन योजना। तो द्वारे राशन योजना ये पश्चिम बंगाल की योजना है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 2 डांस याद रखें, एक आपका गरिया डांस पश्चिम बंगाल, एक ब्रीता डांस किया जाता है, ब्रीता डांस, और एक आपका लाठी। तो ब्रीता, गरिया और लाठी डांस कहाँ किए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बहुत बड़ा है जो सुंदरबन के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखें। यूपी की बात करूँ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की है? यूपी की। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है। और भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट किस राज्य में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट यूपी में 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, और बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है इसकी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल ये यूपी की राज्यपाल है। और यूपी का एरिया कितना है दोस्तों? खैर आप यूपी का एग्जाम दें कभी, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का एरिया है। अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश इसका एरिया है। यूपी दिवस कब होता है? 24 जनवरी को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार। नवलखा पैलेस बिहार में। चलिए अगला प्रश्न, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों भारत में दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 में पारित किया गया था। और दोस्तों जब दहेज निषेध अधिनियम आया तो भारत में पहली बार जो हमारी संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था।
संयुक्त अधिवेशन, जब किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। और तो भारत में पहला संयुक्त अधिवेशन किस बिल के विरोध में आया था? दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, इसके खिलाफ आया था। याद रखना 1961 की बात है। दोस्तों यहाँ पे 1961 से क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत में जो खेलों में अर्जुन अवार्ड मिलते हैं, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में ही हुई थी और अर्जुन अवार्ड खेलों में दिए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 1961 डेट थी 19 दिसंबर 1961। दोस्तों 1961 में हमारी सेना ने चलाया ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाई गई थी। तो कब गोवा आज़ाद हुआ था? 1961 में। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों 1966। 1966 में भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय वन सेवा की शुरुआत 1966। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ये अशोक स्तंभ या अशोक की लाट है, और इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। दोस्तों मैं बात करूं भारत के चिन्हों के बारे में, ये आप देख रहे होंगे ये वाला भाग, तो ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें 4 शेर हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में मुंह करके खड़े हुए हैं, और ये शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आपको एक वाक्य मिलेगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते जो लिया गया ये कौन से उपनिषद से लिया गया? दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका तिरंगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत का ध्वज तिरंगा है इसको कब स्वीकृति मिली थी? दोस्तों भारत का ध्वज जो तिरंगा है इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछे कि तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। और भारत का जो तिरंगा है इसको कब स्वीकृति मिली थी संविधान सभा के द्वारा? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोर के बारे में, तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये आप याद रखना। अच्छा, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बना? दोस्तों आपको याद रखना है कि मोर जो था ये 26 जनवरी 1963 को 26 जनवरी 1963 को मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। ये भी आप याद रखना। और मोर जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है एग्जाम में, तो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, ये भी आप याद रखना। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को इस बात की घोषणा हुई थी, ये आप याद रखना। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। यहाँ पे लिखा गया बाघ। दोस्तों बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब डिक्लेयर किया गया? 1973 में। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे और क्या लिखा गया? कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा याद रखना। दोस्तों आपको 2-3 बिंदु और बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, गलत। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, ये भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी। कब बना था? 2010 में। भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है, ये भी आप याद रखना। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। दोस्तों इन दोनों को कब स्वीकृति मिली थी? ये दोनों अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को।
जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब मतलब इस स्वीकृति मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। तो ये भारत के मुख्य सिंबल से आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। कभी आपसे कोई कहे हॉकी है तो ये गलत है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। क्वेश्चन संख्या 7, क्या कहा गया? भारत का संघीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारत का संघीय स्वरूप कहाँ से लिया गया ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत का संघीय स्वरूप जो लिया गया वो कनाडा से लिया गया, कनाडा से। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में कहीं कनाडा नहीं लिखा गया, तो भारत में जो संघ की अवधारणा है, जो संघीय रूप है वो कनाडा से लिया गया। आप मानिएगा बिल्कुल, कनाडा से लिया गया भारत का संघीय रूप। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है, फेडरल ऑफ द स्टेट या यूनियन ऑफ द स्टेट? दोस्तों भारत को आर्टिकल 1 के तहत यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। तो ये आप याद रखना, आर्टिकल अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब ये यूनियन है, यहाँ याद रखना ये यूनियन शब्द है, यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। तो भारत की संघीय धारणा कनाडा से ली गई है। दोस्तों संघीय का मतलब क्या होता है? दोस्तों संघीय का मतलब है कि जब केंद्र और राज्य के बीच या केंद्र या सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, उसे कहा जाता है संघीय व्यवस्था। तो भारत में केंद्र की अलग शक्ति है, राज्य की अलग शक्ति है, लेकिन अगर टकराव की स्थिति हो तो किसकी शक्ति ताकतवर होगी? केंद्र की शक्ति ताकतवर होती है। तो भारत का संविधान अगर हम कहें तो देखने में कैसा है आपका, मतलब संघात्मक है, किंतु उसकी आत्मा कैसी है? एकात्मक है। और ये कथन किसने कहा था दोस्तों? भारत का संविधान जो है ये ढांचा क्या है इसका? संघात्मक है और उसकी आत्मा एकात्मक है। ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा? तो आपको याद रखना है, अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा दी गई केसी वियर के द्वारा। केसी वियर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा गया है, ये आप याद रखना। और भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? दोस्तों भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे कुछ देश लिखेगा, इनके बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने ली है वो कहाँ से ली है? तो वो रूस के संविधान से ली है। और साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो वो भी हमने रूस के संविधान से लिया है। ये भी आप याद रखना। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई? रूस से ली गई है। आयरलैंड की बात करूं दोस्तों, डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य है, उनका नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों भारत में रिट जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है भारत में, तो एकल नागरिकता की अवधारणा भी कहाँ से ली गई? यूनाइटेड किंगडम से। साथ साथ संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली भी यूनाइटेड किंगडम से ली गई। और भारत में कैग का पद, अटॉर्नी जनरल का पद, ये सब कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से या यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की बात करूँ तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना का विचार लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ हो गई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है? भारत में संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। और संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का तीखा स्वाद होता है? दोस्तों मिर्च में कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसके कारण उसको मतलब मिर्ची लगती है? दोस्तों आप याद रखिएगा, जब भी आपकी मिर्ची लगेंगी तो आप सी करेंगे। क्या करेंगे? सी। और आप ऑप्शन में देख लें कि कौन से ऑप्शन में सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेइसिन, ऑप्शन सी। यहाँ लिखा होगा देखो सेइसिन, कैप्सेसिन पाया जाता है मिर्च में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मिर्च की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत का एक शहर है गुंटूर।
गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसे भारत की चिली कैपिटल कहा जाता है। चिली कैपिटल किसे कहा गया भारत में? तो भारत में चिली कैपिटल गुंटूर को कहा जाता है। याद रखना, मिर्च की राजधानी। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन सी क्रांति है जो मसाला उत्पादन को बढ़ावा देती है, तो आप याद रखना, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है बादामी क्रांति। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुत्थान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वनस्पति है, मतलब घनी वनस्पति, घने वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होगी? वहाँ पे की जाती है स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन डी, स्थानांतरित कृषि की जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा जो होती है ये वायुमंडल की कौन सी परत में होती है? दोस्तों, वर्षा वायुमंडल के क्षोभ मंडल का उदाहरण है। क्षोभ मंडल, ये भी आप याद रखिएगा। और जो वर्षा होती है, मानचित्र पर कौन सी रेखाएं समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं? आइसोहाइट। मानचित्र पर वे काल्पनिक रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा ये साउथ वेस्ट मानसून से होती है, और ये कहाँ होती है? पश्चिमी घाटों पे होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि जो आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है उसमें कौन से कंपाउंड का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों वनस्पति। वनस्पति के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, फ्लोरा। कभी क्वेश्चन आए कि फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मतलब वनस्पति होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्थानांतरित कृषि की जाती है बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी ये हमें बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 2005। ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? आ जाता है एग्जाम में ये, तो आप याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है, जिसे मोतियों का नगर कहा जाता है, भारत की बिरयानी सिटी कहा जाता है, वहाँ पर है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। दोस्तों, 2002 लिखा गया है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। तो ये भी आप याद रखना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। क्लियर हुआ? चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया 2010। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था। और दोस्तों, 2010 में ही भारत की सरकार ने ये जो रुपये का संकेत है इसको स्वीकृति दी थी। 2010 में इसको स्वीकृति दी थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों, 2007 लिखा गया है। 2007 में जो ताजमहल है, ताजमहल को 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था। और 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिरियल जानवर है? दोस्तों, ऑर्बिरियल जानवर का मतलब है कि जो पेड़ों पर रहता है। तो इसमें कौन ऐसा होगा जो पेड़ों पर रहता है? जलहस्ती, जिराफ, बंदर। तो बंदर ही सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बंदर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है गैंडा, राइनो। भारत में प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो कब आया था? प्रोजेक्ट एक सींग का गैंडा 2005। और भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में जो असम है ना, असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से भारतीय पेशेवर पहलवान है जो खली के नाम से प्रसिद्ध है। इनका वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों, खली का वास्तविक नाम है दलीप सिंह राणा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, दलीप सिंह राणा। ये आप याद रखिएगा, दलीप सिंह राणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत को छोड़कर, मतलब संपूर्ण भारत में किसको छोड़कर लागू हुआ था? दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये 12 अक्टूबर को लागू हुआ था 2005 में।
कहाँ पर लागू नहीं हुआ दोस्तों? जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू हो गया था। तो जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें कितनी धाराएं हैं दोस्तों? 31 धाराएं हैं, 31 धारा, ये भी आप याद रखना। और कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं इसमें, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में करेवास मिट्टी होती है, करेवास मिट्टी, और करेवास मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। तो भारत का 99% सेफ्रन कहाँ पे होता है? वो केसर मतलब जम्मू कश्मीर में होता है, ये भी आप याद रखना। जम्मू कश्मीर का एक डांस है जो आपसे पूछा जाता है, हीकत। हीकत कहाँ का डांस है? तो हीकत एक दुम्हल भी आप याद रखना, दुम्हल कहाँ का डांस है, और एक रऊफ। हीकत, दुम्हल और रऊफ ये जम्मू कश्मीर के डांस है। जम्मू कश्मीर में दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। और नागालैंड की बात करूँ तो यहाँ पे इंटांकी नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों नागालैंड जो है इसका स्थापना दिवस कब होता है? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था, ये भी आप याद रखना। इसकी राजभाषा अंग्रेजी है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन संख्या 14, क्या कहा गया? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ से हुई थी? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस से, ऑप्शन ए एथेंस, जो कि ग्रीस का एक शहर है, यहाँ से मॉडर्न ओलंपिक खेल शुरू हुए थे 1896 में, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओलंपिक खेल कितने साल के अंतराल पर होते हैं, तो 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल खेले जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? पियरे डी कॉवर्टिन, पियरे डी कॉवर्टिन ये ओलंपिक खेलों का जनक है, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो ओलंपिक के लिए समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये बनी थी 23 जून 1894 को, 23 जून 1894। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आजकल एग्जाम में बहुत आता है, लॉजेन में है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और इसका अध्यक्ष है थॉमस बॉक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन में है और इसका अध्यक्ष थॉमस बॉक है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है कि जो ओलंपिक खेल हैं इसके झंडे में 5 रिंग होते हैं, तो आप बताइए कलर के हिसाब से कौन सा कलर का रिंग कौन से महाद्वीप को बताता है? ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, जैसे लाल कौन से महाद्वीप का है, काला कौन से महाद्वीप का, ये सब चीज़ें। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो शीतकालीन ओलंपिक थे इनकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 में, पेरिस से शुरू हुए थे, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1960 में इटली से। अगर आपसे पूछे यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों यूथ ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 2010 में, 2010 में सिंगापुर से। तो शीतकालीन ओलंपिक 1924, पैरा ओलंपिक 1960 और यूथ ओलंपिक 2010, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? 2024 के ओलंपिक होंगे पेरिस में, और इसके लिए शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कैप। 2024 के जो ओलंपिक होंगे इसके लिए शुभंकर है फ्रीजियन कैप, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये साहित्य का क्षेत्र है, लेकिन इसमें पूछा है कि कितने रुपए मिलते हैं। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि मिलती है 11 लाख रुपए की, और इसके साथ साथ एक आपको मिलेगी बाग देवी की प्रतिमा, तो बाग देवी की प्रतिमा और 11 लाख रुपए, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 11 लाख एक ही ऑप्शन में है और बाग देवी की प्रतिमा मिलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को दिया गया। और जी शंकर कुरूप ये मलयाली भाषा के लेखक थे, मलयालम भाषा के लेखक थे जी शंकर कुरूप, ये आप याद रखना। तो भारत में पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया था। अच्छा क्या आपको पता है कि पहली महिला कौन थी? दोस्तों भारत में ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला वो थी आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। और आशा पूर्णा देवी को 1976 में उनके बंगाली उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था, तो ये आप याद रखना, ये पूछ सकता है। और हिंदी के लिए किसे मिला था सबसे पहली बार? चिदम्बरा कीर्ति को सुविधानंद पंत को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोल्ला नाल्लू, कोल्ला नाल्लू नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? कोल्ला नाल्लू, तो ये होगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश का डांस है कोल्ला नाल्लू। आंध्र प्रदेश का एक डांस और याद रखना, ढिमसा,
धिमसा। और आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा तो बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा का डांस याद है गोटीपुआ। गोटीपुआ डांस कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। और घूमुरा, घूमुरा डांस उड़ीसा। उड़ीसा में भीतरकनिका का नेशनल पार्क है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, चिल्का झील है आपकी। और आपको याद रखना उड़ीसा में नुआखाई ज्वार बाली यात्रा त्यौहार मनाया गया था अभी। वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। दोस्तों तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में नवेली है और नवेली में लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं, ये भी आप याद रखना। और तमिलनाडु जो है इसकी एक योजना मीनदम मंजप्पई, मीनदम मंजप्पई योजना, ये प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उसके प्रयोग को निषेध करती है, मीनदम मंजप्पई योजना। यहाँ पे लिखा है दोस्तों केरल। केरल का डांस याद ना पुलिकली। पुलिकली जिसे टाइगर डांस भी कहा जाता है। पुलिकली डांस केरल का डांस है और केरल को द लैंड ऑफ आउन गॉड भी कहा गया है। नेक्स्ट है आपका अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली महिला है नीरजा भनोट, ऑप्शन ए नीरजा भनोट। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कि इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, और इनकी आत्मकथा का नाम है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ, ये भी आप याद रखना। किरण बेदी, दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। और किरण बेदी की किताब अभी लिखी गई थी, वो है आपकी फियरलेस गवर्नेंस। कभी क्वेश्चन आए कि फियरलेस गवर्नेंस किसकी किताब है, तो किरण बेदी ने लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। भारत के इतिहास में पहली महिला आईपीएस है। इसका किताब जरूर याद ना, फियरलेस गवर्नेंस। सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला कहा जाता है इन्हें, और इनकी ये आईएनसी की पहली भारतीय महिला चीफ थी, ये भी आप याद रखना, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। इनकी एक कविता याद रखना, बर्ड ऑफ टाइम। बर्ड ऑफ टाइम किसकी कविता है? तो बर्ड ऑफ टाइम लिखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोने के भंडार हैं? दोस्तों सोने के भंडार भारत में मिलते हैं, ये कर्नाटक में मिलते हैं, ऑप्शन डी। कर्नाटक में कौन सी खान है? कोलार और हट्टी की खान। कोलार की खान ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों इस खान को लेकर एक मूवी बनी जिसका नाम है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सोने की शुद्धता का मानक क्या है? हॉलमार्क। सोने की शुद्धता का मात्रा क्या है? हॉलमार्क। और भारत में वर्ष 2000 में हॉलमार्क शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। सोने का संकेत क्या होता है? वो होता है आपका एयू, ओरम जिसको बोलते हैं। और दोस्तों सोने को अगर घोलना है तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक्वेरेजिया। और एक्वेरेजिया जिसे आप अम्लराज भी बोलते हैं, ये होता है 3HCl + HNO3। एक्वेरेजिया या अम्लराज ये सोने को घोलने का कार्य भी करता है। क्लियर हुआ? अच्छा आंध्र प्रदेश की बात कर चुके हैं, बाकी हम सब राज्यों की बात कर चुके हैं। हाँ मध्य प्रदेश में याद रखना पालपुर कूनो नेशनल पार्क, पालपुर कूनो, कूनो नेशनल पार्क में चीता बसाया गया है, ये भी आप याद रखना। और मध्य प्रदेश जो है ये भारत का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? दोस्तों पूर्वी बंगाल के वकील और जो असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे वो थे आपके चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए, ये आप याद रखना। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी, ये भी आप याद रखना। चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर किसकी जयंती होती है? तो वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, ये भी आप याद रखना। बात करूँ BR अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं, संविधान का जनक इन्हें कहा जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री BR अम्बेडकर। और दोस्तों अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर वीज़ा, ये भी आप याद रखना, ये पूछ सकता है। अम्बेडकर की समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है और ये मुंबई में है चैत्य भूमि। और अम्बेडकर की जो जहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उसको कहा जाता है दीक्षा भूमि। दोस्तों अम्बेडकर का एक पत्र भी आप याद रखना, मूक नायक, मूक नायक समाचार पत्र किसका है? तो मूक नायक पत्र है अम्बेडकर का। और अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर कभी क्वेश्चन आए कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक भारत का मनु भी कहा गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को, परम श्रद्धेय अम्बेडकर। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा गया। और तिलक ने एक किताब लिखी थी द ओरियन, ये बहुत आती है एग्जाम में, ओरियन और एक गीता रहस्य, ये दोनों किताबें किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की किताब है। और तिलक के नाम पर रत्नागिरी में जो वो है एयरपोर्ट उसका नाम भी रखा गया है। दोस्तों तिलक का एक पत्र है केसरी, केसरी। और एक आपका मराठी, मराठी जो मराठा,
मराठा अंग्रेजी भाषा में छपता था और केसरी मराठी भाषा में छपता है, ये भी आप याद रखना। ये मराठी भाषा का था केसरी और मराठा अंग्रेजी भाषा का था। अच्छा मैं बात करूँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी आप याद रखना। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया था, इन्होंने बनाया था पुणे में। पुणे जिसे दक्कन की रानी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन में पूर्वी बंगाल के जो वकील थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। और 1 जनवरी 1923 को इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी भी बनाई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको मांड्या जिले में। मांड्या जिला है कर्नाटक में, कर्नाटक के मांड्या जिले में मिलेगा रंगनथिट्टू पक्षी विहार। और रंगनथिट्टू पक्षी विहार किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी, और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी आप याद रखना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक में, तो ये भी आप याद रखिएगा, रंगनथिट्टू पक्षी विहार। दोस्तों मैं बात करूँ पक्षी, अगर आपसे पूछे कि ऑर्निथोलॉजी क्या है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन होता है, याद रखना। और मतलब पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वर्डमैन कौन है, भारत का वर्डमैन कौन है दोस्तों, भारत का वर्डमैन है सलीम अली। भारत का वर्डमैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्डमैन कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। और सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या है, फॉल ऑफ स्पैरो। सलीम अली की आत्मकथा का नाम है द फॉल ऑफ स्पैरो, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, द फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कौन है, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कौन है, सलीम अली, तो आपका जवाब हो गया गलत। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक है कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखना, पूछ सकता है। और भारत में पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, भारत में पक्षी अनुसंधान केंद्र ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा बरेली में। इज्जत नगर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, इज्जत नगर, तो इज्जत नगर बरेली, जिला बरेली, वहाँ पर मिलेगा पक्षी अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है बॉस, और सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर। बाकी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।